जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो इस समय एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि जो हमारा ह्यूमन सेल होता है या फिर जो हमारे प्लांट सेल होते हैं उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी के एग्जाम में ऑलरेडी 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं, तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम स्पेशल के जो सारे वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सेल से संबंधित हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे हम लोग एनिमल में बात करें या फिर हम लोग बात करते हैं प्लांट में, तो इन दोनों में जीवन की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। यानी कि यह लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि जंतुओं में या फिर पादप के भीतर पाई जाती है। अब खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक महोदय के द्वारा 1665 में पहली बार कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह जो कोशिका थी वह एक डेड कोशिका थी, यानी कि यह एक मृत कोशिका थी। खोजा कहाँ पर इन्होंने था? तो एक हमारी पादप कोशिका थी कॉर्क की, जिसमें रॉबर्ट हुक के द्वारा पहली बार कोशिका की खोज की गई थी। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग कोशिका के अध्ययन की बात करें तो इसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसे हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो अगर हम यहाँ पर सेल की बात करते हैं तो इंग्लिश में तो इसे हम लोग कहते हैं सेल, लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर इसे कहा जाता है साइटो। तो साइटो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि कोशिका का जो हमारे अध्ययन होता है इसे हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जो हमारी पहली लिविंग सेल थी, यानी कि जो पहली जीवित कोशिका थी, उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा सबसे पहली जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज की गई थी। तो ये सारे पॉइंट कई बार एनटीपीसी में रिपीट हुए हैं, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के कम्बैट प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या? मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रकार के बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक ऑल इंडिया टेस्ट, जिसमें आप लोग भारत के जो भी बैंक अभ्यर्थी हैं उन सभी के साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टेस्ट की बात करते हैं तो प्रत्येक 2 सप्ताह के अंतराल पर संडे के दिन ये आयोजित होता है और इस बार जो इसका आयोजन है वह 31 जनवरी के दिन किया जाएगा। अब इस टेस्ट की खास बात क्या है? इस टेस्ट की खास बात यह है कि अगर आप इसमें पहली रैंक प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी का 1 ईयर का बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि बैंक की पढ़ाई आप फ्री में 1 सालों तक कर सकते हैं। दूसरी रैंक लाने पर आपको यहाँ पर 6 महीने के लिए बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आपकी रैंक 3 होती है तो फिर आपको यहाँ पर 3 महीने का बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बाकी अगर आपकी रैंक 4 से 200 के बीच में होती है तो आपको अमेजन वाउचर मिलेगा 1000 रुपये का, यानी कि अमेजन के ऊपर आप 1000 रुपये की खरीदारी कर सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ में यहाँ पर आपको कमाई का मौका भी अनअकैडमी के द्वारा दिया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो इसके बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर टेस्ट देने के बाद में आपको रियल टाइम रैंकिंग मिल जाएगी। जो भी बैंक सेक्शन के तैयारी करने वाले लोग हैं, यानी कि जो हमारे बैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, उन सभी के साथ में आप अपनी तुलना कर पाएंगे कि आप कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। और जो भी हमारे टेस्ट होंगे उन सभी प्रश्नों के डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी कि टेस्ट देने के बाद में आप वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको कोड यूज करना है KV10 और इस टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो वहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है KV10, जिससे आपको वहां पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं
कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर की। तो ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक सेल है। क्या है? ये हमारा एक सेल है। अब सेल के भीतर ये जो आपको येलो कलर में पूरा लिक्विड दिख रहा है, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेल होता है उसके भीतर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेल की बाउंड्री की। तो ये जो हमारे सेल की बाउंड्री होती है इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर हिंदी में इसे हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब कोशिका झिल्ली ये हमारे जो जंतु सेल होते हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन अगर हम लोग पादप सेल की बात करते हैं तो उसमें ये अलग होती है। कैसे अलग होती है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारी सेल होती है उसका ये जो बाहर आवरण होता है, यानी कि बाहर का सबसे आवरण होता है, उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और ये हमारे लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है, और यह एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है कि ये जो हमारा झिल्ली होती है बाहर से चीज़ों को तो अंदर आने देती है, लेकिन अंदर से किसी भी चीज़ को आसानी के साथ में बाहर नहीं जाने देती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे सेल की जो संरचना होती है उसका संरक्षण करती है। तो याद रखेंगे आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग इंटर करते हैं अपने इस सेल के अंदर। तो सेल के अंदर अगर हम लोग चलें तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो अंदर वाला भाग है इसे हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। फिर आपको इस सेल के अंदर सेल का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह मिलेगा, और इसे हम लोग केंद्रक या फिर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? केंद्रक या फिर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक और भाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके फंक्शन क्या है उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसके भाग को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करते हैं तो ये हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में सेल के अंदर आपको इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेंगी। इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। फिर हमें कुछ इस प्रकार की संरचनाएं मिलेंगी जिन्हें हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इन्हें हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ इस तरह की संरचनाएं मिलेंगी, और इन संरचनाओं को हम लोग तारक केंद्रक या फिर सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तारक केंद्रक या फिर सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में छोटे छोटे आपको ऐसे बिंदु की समान संरचना मिलेगी जिन्हें हम लोग यहाँ पर राइबोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राइबोसोम के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार से अंदर आपको इस प्रकार की संरचना मिलेगी, इसे हम लोग गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोल्जी बॉडी के नाम से इन्हें हम जानते हैं। और फिर आपको कुछ इस प्रकार की संरचना मिलेगी जिन्हें हम लोग वैक्यूल कहते हैं, या फिर इसे रसधानी हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा जो सेल होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आइए एक एक करके इन अंगों के बारे में थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे सेल के अंदर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कोशिका नाभिक की, यानी कि सेल न्यूक्लियस की। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? सेल न्यूक्लियस की। ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसका कार्य होता क्या है? तो जो भी हमारे सेल के अंदर अन्य आपको भाग मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ये सारे इसके भाग हैं, तो ये जो सारे भाग हैं इनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं क्या वह सब सही से संचालित हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, उन सभी की देखभाल यहाँ पर न्यूक्लियस के द्वारा की जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे सेल न्यूक्लियस होते हैं इनमें आपको मिलेगा गुणसूत्र, जिसे हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल के लिए गुणसूत्र या फिर जो डीएनए आरएनए होते हैं इनके बारे में आप थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, बाकी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में इनके बारे में अलग से कभी डिस्कस करेंगे।
तो ये हमारा हो गया सेल और इसमें आपको मिलते हैं गुणसूत्र। जब हमारा कोशिका विभाजन होता है यानी कि जब हमारा सेल डिवाइड होता है या सेल डिवीजन होता है उस समय सबसे पहले आपका न्यूक्लियस से डिवाइड होता है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा हमारी कोशिका के भीतर जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वही आपका डिवाइड होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया कि कोशिका नाभिक में आपको डीएनए मिलेंगे और यहाँ पर जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय जो इसमें प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखेंगे कोशिका नाभिक में आपको मिलते हैं प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होते हैं वे डीएनए से जुड़ते हैं और इनसे जुड़ करके ये बनाते हैं गुणसूत्र। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। क्रोमोसोम की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे डबल हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी खोज जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। साधारण मानव की बात करते हैं तो आपको वहाँ पर 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गुणसूत्र या फिर डीएनए आरएनए क्या है इनके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि कोशिका नाभिक इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। मुख्य रूप से इसका काम होता है कि जो हमारे सेल के अन्य भाग हैं क्या वह अपना फंक्शन सही से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उन सभी की जानकारी यहाँ पर न्यूक्लियस के द्वारा दी जाती है, यानी कि इसके द्वारा उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है। और जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियस ही विभाजित होता है। अब बात करेंगे अंतः प्रद्रव्य जालक या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो मैंने अभी आपको ऊपर स्ट्रक्चर में दिखाया था कि जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियस होता है इसके मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गार्डियर महोदय के द्वारा 1897 में इसकी खोज की गई थी और उस समय इसका नाम रखा गया था एर्गोस्टोप्लाज्म। क्या था? एर्गोस्टोप्लाज्म इसका नाम रखा गया था। बाद में 3 लोग आते हैं, पोर्टर, क्लाउड और फ्लम, और इनके द्वारा इसका नया नाम दिया जाता है और वो आपका होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर तो हमने इनके बारे में बात कर ली। अब इनका काम होता क्या है? तो देखिए इनका काम होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें आपके होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन ये यहाँ से लेते हैं, कहाँ से? न्यूक्लियस से लेते हैं और उस प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर करते हैं, या फिर जो भी हमारे प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसमें ये भाग लेते हैं और फिर उस प्रोटीन को यहाँ पर कोशिका के अन्य हिस्सों में पहुँचाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फिर बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। तो ध्यान रखेंगे ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह 2 भागों से मिलकर के बना होता है। 2 भाग कौन से हो गए? एक तो इसका होता है स्मूथ वाला भाग, यानी कि एक हमारा होता है सॉफ्ट और दूसरा हमारा होता है रफ। तो जो हमारा स्मूथ होता है उसे हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं और जो हमारा यहाँ पर रफ होता है उसे हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अब इनके भी अलग अलग कार्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पर स्मूथ वाला होता है उसके द्वारा वसा का निर्माण किया जाता है। किसका? जो हमारे वसा होते हैं उनका निर्माण किया जाता है स्मूथ वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। रफ वाले की बात करते हैं तो इस पे आपको मिलेगा राइबोसोम और राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो वैसे कहा जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निर्माण करता है, लेकिन इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो रफ वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर आपको चिपके हुए मिलते हैं कौन? राइबोसोम, और इन्हीं राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसे कहते हैं कोशिका में? तो कोशिका में जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है उसे हम लोग राइबोसोम के नाम से जानते हैं और पैलाडे महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर अगर हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं तो ये हमारे आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम बात करते हैं तारक काय या फिर सेंट्रोसोम के बारे में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बोबरी महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी और जो हमारा सेल डिवीजन होता है उसमें सहायक होता है सेंट्रोसोम। कौन? सेंट्रोसोम। तो पूछा जाए अगर आपसे कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है उसका मुख्य रूप से कार्य क्या है, तो आपको बताना है कि जब हमारा सेल डिवीजन होता है उसमें सहायता प्रदान करता है सेंट्रोसोम। तो ये हमने बात कर ली सेंट्रोसोम के बारे में। अब आगे बात करेंगे रसधानी या फिर वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स को मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे छोटे छोटे डॉट की तरह संरचना होती हैं जो कि सेल के भीतर आपको मिलती हैं।
तो ये इसमें मुख्य रूप से आपके पानी भरा होता है। क्या होता है? जो हमारा कोशिका द्रव होता है उसमें पाई जाने वाली ये रचना होती है और इसमें आपको ज़्यादातर मिलेगा पानी। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य रूप से कार्य होता है कि जो हमारा जल होता है कोशिका के भीतर या जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संग्रह वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है। तो बस इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पर सेल होता है, ये हमारा हो गया सेल। तो इसके ऊपर जो कुछ बाल की तरह से संरचनाएं दिखती हैं उन्हें हम लोग सीलिया और फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। तो कोशिका के बाहर बाल की तरह संरचना होती है सीलिया और फ्लैजिला। तो कोशिका के मूवमेंट में या फिर जो हमारी कोशिकाएं बाहर से चीज़ों को लेती हैं उसमें सहायता करती हैं सीलिया और फ्लैजिला, यानी कि ये ऊपर होती हैं। तो मान लीजिए कोई भी इनको अच्छी चीज़ दिखी तो उसको ये लोग यहाँ पर ले लेती हैं और उसे कोशिका के भीतर ले आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के मूवमेंट में और कोशिका को फीडिंग देने में यानी कि भोजन देने में सहायता देती हैं सीलिया और फ्लैजिला। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे सेल का। इसकी खोज रिचर्ड आल्टमैन के द्वारा 1890 में की गई थी और उस समय इन्होंने नाम रखा था बायोब्लास्ट्स। क्या नाम रखा था? इन्होंने नाम रखा था बायोब्लास्ट। लेकिन फिर आते हैं कार्ल वेंडा महोदय और ये इसका नाम बदल देते हैं 1898 में। तो उस समय इनके द्वारा इसका नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पहले मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी संरचना दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके भीतर इस प्रकार का आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में ये जो हमारी डाट डाट वाली संरचना है इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। यानी कि जो हमारा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा डीएनए होता है वह कोशिका में कहाँ पर मिलता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ये आपको मिलेगा न्यूक्लियस में, यानी कि जो नाभिक होता है, और उसके बाद में कुछ मात्रा में ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। क्या? डीएनए, जिसे हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य रूप से काम होता क्या है। तो कोशिका के भीतर जो यहाँ पर श्वसन का काम होता है वह करती है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा यहाँ पर श्वसन का कार्य किया जाता है और जो हमारे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं उसका भी निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का यहाँ पर निर्माण करती है और इसी के कारण कोशिका का इसे पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी कोशिका होती है उसको एनर्जी प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। जिस प्रकार से आपके घर में लाइट आती है या फिर अगर आपने जनरेटर रखा हुआ है तो उसका काम होता है कि आपके घर में पूरी लाइट को पहुंचाना, उसी प्रकार से जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसका भी काम होता है एक तरह से एनर्जी हमारे सेल के भीतर पहुंचाना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज़, जिसे हम लोग गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग गोल्जी अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1897 में और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियस होता है इसमें आपके होता है प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन आपके आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पर कुछ इसका प्रसंस्करण किया जाता है। प्रसंस्करण के बाद में ये आपके भेज दिया जाता है गोल्जी बॉडी में। कहाँ पर? गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी को हम लोग कोशिका के पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। अब पोस्ट ऑफिस का काम होता क्या है? तो पोस्ट ऑफिस का काम होता है कि चीज़ों को रिसीव करना, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रोटीन आ रहा है उसको रिसीव करना और उसके बाद में जहाँ पर भी कोशिका में उसकी ज़रूरत है वहाँ पर उसको पहुँचाना। तो जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनका यहाँ पर संग्रह करती है गोल्जी बॉडी और फिर उनको जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर इसके द्वारा पहुँचाया जाता है। फिर हम बात करेंगे हमारी कोशिका के एक अन्य महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जिसे हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी हो गई कोशिका में आपको मिलेगा न्यूक्लियस। उसके बाद में मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फिर हमारा हो गया गोल्जी बॉडी। इसके अलावा अन्य हमारे अंग हो गए कोशिका के। इसी में होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में आपको पाचक एंजाइम मिलेंगे, यानी कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में होता है पाचन की क्रिया, उसी प्रकार से कोशिका में भी जो पाचन करने का काम है वह लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है और डी डुबे महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी।
तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोशिका में पाचन संबंधी कार्य होते हैं उनका काम किया जाता है लाइसोसोम के द्वारा। तो कई सारे इसमें आपको पाचक एंजाइम मिलते हैं जिनके माध्यम से ये चीज़ों को यहाँ पर पचाती है। इसके अलावा हमारी कोशिका में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन सभी का भी भंडारण इसी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका भंडारण लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है और फिर इन सभी को कोशिका के बाहर भी लाइसोसोम ही भेजती है। अच्छा, जो हमारा यहाँ पर लाइसोसोम होता है इसे हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारी कोशिका का सुसाइटल बैग होता है लाइसोसोम। अब इसे सुसाइडल बैग कहते क्यों है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वह डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर के वे अन्य कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनकी डेथ भी होती है। तो जब हमारी कोशिकाओं की डेथ हो जाती है तो उस समय यहाँ पर जो लाइसोसोम होता है वह पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट करता है? क्योंकि इसके पास में होता है पाचक एंजाइम, तो ये पूरी कोशिका को हमारे बिल्कुल समाप्त कर देता है और इसीलिए इसे हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर जो भी हमारे कोशिका के विभिन्न अंग हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब मैं आता हूँ जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, यानी कि हमारी जो कोशिका होती है वह जीवन की सूक्ष्मतम इकाई होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो हमारी कोशिका है वह शरीर का सबसे छोटा अंग है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारा पूरा शरीर होता है इसमें आपको अलग अलग अंग मिलते हैं और उन सभी अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से हमारे शरीर के द्वारा पूरी तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारी कोशिका भी होती है, यानी कि कोशिका के भीतर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। जैसे हमारे शरीर में आपको माइंड मिलता है उसी प्रकार से कोशिका में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, उसी प्रकार से आपको राइबोसोम मिलेगा, उसी प्रकार से आपको अन्य पदार्थ मिलेंगे या अन्य इसके अंग मिलेंगे और इन सभी के द्वारा मिल करके सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं कि हमारे शरीर का एक अंग होता है हाथ। हाथ का काम क्या है? तो हाथ का काम है चीज़ों को करना। उसी प्रकार से जैसे कोशिका में आपको मिलता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम होता है कि कोशिका में जो सारी चीज़ें संचालित हो रही हैं उनका संचालन करना। तो इसीलिए हम इसे जीवन की सूक्ष्मतम इकाई के रूप में जानते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है उसमें सबसे छोटा जीवन आपको कहाँ पर मिलेगा, या आप कह सकते हैं सबसे छोटी चीज़ क्या है जिसमें आपको जीवन मिलेगा, तो वह हमारी होती है कोशिका। तो ये हमारे शरीर का अंग बिल्कुल नहीं है। कोशिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा बनता है ऊतक। क्या बनता है? इनके द्वारा बनता है ऊतक और इसीलिए हम कोशिका को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी या फिर अन्य चीज़ों के नाम से भी जानते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि जो हमारा घर होता है, घरों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है ईंट। ईंट की तुलना आप यहाँ पर कोशिका से कर सकते हैं। तो कई सारे जो हमारे ईंट मिलते हैं तो इससे बनती है एक दीवार। कैसे? जैसे ईंटों से मिलकर के दीवार बनती है, दीवारों से मिलकर के हमारे कमरे बनते हैं, कमरों से मिलकर के एक घर बनता है और उसके बाद में कई घरों से मिलकर के आप कह सकते हैं एक कॉलोनी या फिर एक गांव बनता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कई सारे हमारे जब सेल मिलते हैं, मान लेते हैं ये हमारा हो गया सेल। अब कई सारे हमारे जब सेल मिलते हैं तो इनसे बनता है टिश्यू जिसे हम लोग कहते हैं ऊतक। कई सारे जो हमारे यहाँ पर टिश्यू मिलते हैं आपस में तो इनसे हमारा बनता है एक ऑर्गन जिसे हम लोग अंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जब कई सारे हमारे ऑर्गन मिलते हैं तो इससे हमारा एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। उसी प्रकार से जब कई सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर इससे जाकर के एक हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो कोशिका होती है इसे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा पूरे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और हमको कोशिका और हमको जो हमारा शरीर है उसमें बिलियंस ऑफ कोशिकाएं मिलेंगी। तो ये हमने बात कर ली कोशिका के बारे में। अब आइए थोड़ा सा जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में समझते हैं। जंतु कोशिका की बात करें और पादप कोशिका की बात करें तो कई सारी इनमें समानताएं होती हैं और
कुछ इनमें अंतर भी पाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं समानताओं के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो गोल्गी बॉडी होती है, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, राइबोसोम जो होता है, ये सारे आपको मिलेंगे कहाँ पर? दोनों कोशिकाओं में। यानी कि चाहे हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं या फिर हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं, उन दोनों में ही आपको मिलेंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारी जंतु कोशिका होती है, इसमें आपको मिलती है कोशिका झिल्ली। यानी कि जो इसका बाह्य आवरण होता है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ पर पादप कोशिका होती है, उसमें जो बाह्य आवरण होता है इसे हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर जंतु कोशिका से इसकी तुलना करते हैं तो उसकी तुलना में ये होता है स्ट्रॉन्ग। कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे मुख्य रूप से लिपिड की बनी होती हैं, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती हैं। उसकी तुलना में अगर हम लोग पादप कोशिका की बात करते हैं तो ये आपके सेल्यूलोज से बने होते हैं। किससे? सेल्यूलोज से बने होते हैं। इसके अलावा जो हमारी पादप कोशिका होती है उसमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मिलेगा जिसे हम लोग लवक के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम लोग प्लास्टिड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्लास्टिड्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलेगा और ये एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वहाँ पर आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा पादप कोशिका का भाग नहीं है या इनमें से कौन सा जंतु कोशिका का भाग नहीं है। तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से आपको चूज करना रहेगा जो कि किसी दूसरे में नहीं पाया जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लवक यानी कि प्लास्टिड्स के बारे में। तो आइए इनको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लवक की बात करते हैं तो इन्हें हम लोग कुल 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है वर्णी लवक जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है अवर्णी लवक जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका होता है हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो पहले बात करते हैं हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, या फिर इसे हम लोग पर्णहरित के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो हमारे पौधों में क्रियाएं होती हैं उनका कार्यान्वयन इसी के द्वारा किया जाता है और इसीलिए इसे हम लोग कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं पादप कोशिका में, इनके होते हैं 3 भाग और इनमें से जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें आपको मिलेगा क्लोरोफिल और इसी क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लिया जाता है और उसके माध्यम से यहाँ पर भोजन का निर्माण कोशिका के भीतर किया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं अवर्णी लवक की। तो जब यहाँ पर कोशिका में जो हमारा हरित लवक होता है उसके द्वारा भोजन का निर्माण कर दिया गया है तो इन भोजन की जो स्टोर होता है यानी कि इन भोजन का जो संचय किया जाता है वह आपके अवर्णी लवक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अवर्णी लवक के द्वारा किया जाता है। और फिर हमारा ये जो भोजन तैयार हो जाता है इसको कलर प्रदान करता है वर्णी लवक। तो आपको बस सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो हमारा हरित लवक होता है वह कोशिका में भोजन का निर्माण करता है, उसके बाद में जो अवर्णी लवक होता है वह इस भोजन को स्टोर करता है और इस भोजन को जो रंग देने का काम है वह वर्णी लवक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको प्लास्टिड्स के बारे में याद रखने हैं। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आइए डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल कौन सी होती है। यानी कि अगर हम लोग पूरे दुनिया में जंतुओं और पादप इन सभी को मिला लें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो ध्यान रखेंगे जो माइकोप्लाज्म होता है मुख्य रूप से आपके बैक्टीरिया वगैरह में ये पाया जाता है, यह सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो ये आपको शुतुरमुर्ग के अंडे में मिलेगा। कहाँ पर? शुतुरमुर्ग के अंडे में आपको सबसे बड़ी कोशिका मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा जीवाणुओं में ये अनुपस्थित होता है। किसमें? जो हमारे जीवाणु होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नाभिकीय अम्ल मैंने आपको बता ही दिया था कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें आपको डीएनए और आरएनए दोनों मिलेंगे। सबसे बड़े कोशिकांग की बात करते हैं यानी कि जो हमारा पूरा कोशिका होती है, यानी कि ये हमारी एक अगर पूरी सेल हो गई तो इसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा इसमें होता है न्यूक्लियस।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो आपका होता है राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम होता है सबसे छोटा। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका के बारे में, लेकिन परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा मानव होता है इसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो पुरुषों का स्पर्म होता है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका मानव में कौन सी होती है, तो जो ओवन होता है महिलाओं में, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में। तो इन दोनों के बारे में भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करते हैं। तो एक हमारे सेल थ्योरी है जिसे हम लोग कोशिका का सिद्धांत कहते हैं। इसे दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। और इसमें बताया गया था कि हमारी जो कोशिका है वह किस प्रकार से फंक्शन करती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है। और इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। मानव में अगर हम लोग सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं, सबसे बड़ी की हमने बात की, सबसे लंबी की बात करते हैं, तो ये आपका होता है न्यूरॉन। किसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो जो हमारा न्यूरॉन होता है, जो कि आपको हमारे दिमाग में मिलेगा यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज कोशिका का विभाजन किसमें होता है? तो ये आपका होता है लीवर में। तो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन एक अलग टॉपिक है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अब मैं आशा करता हूं कि अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जाएंगे और कोशिका में कोई भी प्रश्न यहां से पूछा जाता है तो आप उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो नीचे आपको सिंपली कमेंट में टाइप करना है यस। इससे मैं समझ जाता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग ऑस्कर पुरस्कार और भारत का क्या संबंध रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार और भारत से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ऑस्कर पुरस्कार और भारत के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।